हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मैथ वाले राकेश सर यूट्यूब चैनल में। मिशन 100 का ये वीडियो नंबर 2 और पार्ट 2 कह सकते हैं। हमारे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर का ये सेकंड पार्ट है। और प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, क्या पढ़े थे, उसको थोड़ा सा रिकल करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कशन किए थे कि हाउ टू फाइंड आउट HCF LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम लोग रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर से शुरू करके होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हर एक चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं आइडिया आपको मिल चुका होगा। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। कल लास्ट में कुछ इस तरीके का एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे, एक फार्मूला फाइंड आउट किए थे, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। बेसिकली ये फार्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर 2 नंबर्स। जब भी 2 नंबर्स का हम लोगों को रिलेशन मांगा होगा एट दैट टाइम ये करेंगे। तो सर 3 नंबर होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए आइडिया थोड़ा सा बता देता हूँ रफली। फार्मूला है बेसिकली, जब भी अगर फॉर एग्जांपल इफ A B C आर 3 नंबर्स, ठीक है, तो इन लोगों का अगर HCF या फिर LCM हमें फाइंड आउट करना है, देन उसके लिए फॉर्मूला ये है, अगर HCF निकालना है, HCF ऑफ A B C, ठीक है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला को, HCF ऑफ A B C अगर ये निकालना होगा तो हमारे लिए गिवन फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू B इंटू C। अभी देखो क्या हो गया ना, अभी ये फार्मूला मैं बताने के बाद इसको वेरीफाई करता हूँ क्यों ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ में LCM ऑफ, इसी के साथ ही LCM ऑफ ABC मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ C और A। ये अपना फॉर्मूला रहने वाला है टू फाइंड आउट द HCF ऑफ A B C जब भी 3 नंबर होगा। वैसे क्वेश्चन आएगा तो ये कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, अगर LCM निकालना है, LCM ऑफ ABC निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा, LCM बदल जाएगा HCF में, दैट्स ऑल। A इंटू B इंटू C, साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, HCF ऑफ ABC डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ CA, AC या CA। आया समझ में? ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये फार्मूला बस याद रखे रहो, जब भी अगर क्वेश्चन आया बोर्ड्स में तो ही इसका इस्तेमाल करना, अदरवाइज उतना नेसेसरी नहीं है। बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन यही दोनों, ये फार्मूला बेस्ड में बहुत सारा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। अगर जिसको डाउट्स लग रहा है ना, तो इसको, ये फार्मूला को वेरीफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, बेटर होगा हमारे लिए चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या निकालने की जरूरत पड़ेगा हमें, देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 8, 12 एंड 16 ऐसे 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। कोई एक फार्मूला मैं वेरीफाई करूंगा तो सेकंड वाला उसी हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक को मिटा रहा हूं, पहले हम लोग HCF वाला फार्मूला का प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करके देखते हैं, जो अभी अभी रिसेंटली फार्मूला पढ़े थे ना, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो इसको अगर हम लोग HCF पहले निकालेंगे, 8, 12, 16 ये तीनों का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का ऐसे निकाल लेंगे, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा, है ना। ये भी तो आसान है ना, ये तो बहुत आसान है, ये तो पिछले क्लास में समझा लिए थे सर। 2 6 जा 2, 3 जा, ऐसा लग रहा है मैं क्लास 3 4 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, टेबल्स पढ़ाने जैसा, ठीक है ना। 16 2, ये खुद कर लो, मैं कुछ करूंगा नहीं अभी, वीडियो पॉज करके खुद निकाल लो HCF क्या है और LCM क्या है। HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, ओके। टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके फटाफट सॉल्व करो।
ओके 1 2 3 4 5 ओके डन। मैं कर दे रहा हूँ फटाफट से। देखो बच्चों, अपने आप को झूठ मत बोलना। हाँ सर तो कर देंगे, हम क्यों ट्राई करें। वीडियो पॉज करके लिटरली करना चाहिए तुमको। 8 के लिए क्या था 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स है। देन 12 के लिए क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 16 के लिए है 2 टू द पावर 4। एचसीएफ के लिए फॉर्मूला क्या था, जो सबसे कॉमन जो टर्म सब में कॉमन होगा उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन है और सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है ये 2 स्क्वायर, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर। सेम यहाँ पर जितने भी टर्म्स है कौन कौन से टर्म्स है 2 और 3 के अलावा कोई अदर टर्म्स दिख नहीं रहे हैं। 2 इंटू 3 लिख दिए। कॉमन टर्म्स में से सबसे हाईएस्ट पावर किसका है 4 का है, तो 4। 3 का पावर हाईएस्ट क्या है 1, कितना 48। ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अभी हम लोग क्या करते हैं वेरीफाई करके देखते हैं जो पहले वाला फॉर्मूला जो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स था उसको वेरीफाई करके देखते हैं और उसको ट्रू है या फॉल्स है वो चीज प्रूव करके देखेंगे। देखो पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स कर देते हैं 8 इंटू 12 इंटू 16 कितना होगा, ये भी फटाफट कैलकुलेशन करो, ठीक है ना। 96 इंटू 16 इतना निकल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, है ना। ठीक है, अभी एचसीएफ इंटू एलसीएम करके देखते हैं। 48 इंटू 4 192। देखो वैल्यू में चेंजेस आया कि नहीं, है ना। इसका ये मतलब है जो हम लोग पिछला वाला फॉर्मूला जो हम लोग लिखे हुए थे प्रीवियस क्लास में भी जो पढ़े हुए थे दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 नंबर्स। 3 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। एचसीएफ और एलसीएम हमें पता है और ये फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें एलसीएम ऑफ 3 नंबर तो हमें पता है 48 है, 2 नंबर्स का हम लोग को निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 8 और 12 को निकाल देते हैं, ये हो जाएगा कितना, निकाल लो फटाफट से। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 24। एलसीएम ऑफ बी और सी मतलब 12 और 16। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। एलसीएम ऑफ 8 और 16 इसका हो जाएगा 16। तो अभी प्रूव करके देखते हैं। एचसीएफ हमारा कितना निकला था 4 निकला था। अभी 4 कैसे निकलेगा देखो, एचसीएफ को हम लोग छोड़ देते हैं, 4 निकलेगा कि नहीं चेक करते हैं। ए इंटू बी इंटू सी, 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू एलसीएम कितना है 48। एलसीएम ऑफ ए बी कितना है 24। एलसीएम ऑफ बी सी कितना है 48, उसके बाद कितना है 16। ठीक है, अभी काट छाट करते हैं। 48 से 48 कट गया, ठीक है। 16 से 16 कट गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। 8/2 इज इक्वल्स टू कितना निकला 4 निकला कि नहीं, एचसीएफ निकला ना। यानी कि फॉर्मूला वेरीफाई करने हो रहा है। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो बैक करके फिर से देख सकते हैं कैसे करके किया गया। ये वैल्यू कहाँ से आया, ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू पुट कर दिया गया 8 12 16। एलसीएम हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 48। सेम ए और बी का हम लोग निकाल लिए थे 24, बी और सी का 48 और सी और ए का 16। तो वैल्यू पुट किए, काटा छाटा किए, निकल गया 4। यू गॉट द आंसर, है कि नहीं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक सवाल जो आई थिंक एक्सरसाइज सब लोग कर लिए होंगे, तो एक्सरसाइज अगर नहीं भी किए हो तो उसमें एक क्वेश्चन था कि प्रूव दैट 7 + 11 + 13 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13 इज कंपोजिट, है ना। ये प्रूव करना था अपने को कि कंपोजिट है कि नहीं, चेक करके देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। अभी देखो 2 पार्ट है, प्लस के पहले का जो एक प्रोडक्ट वाला पार्ट है और एक अनदर पार्ट है। दीज आर द टर्म्स, है ना। क्लास 8 से तो पढ़ लिए होगे ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, अलजेब्रा के बारे में टर्म्स तो पता होंगे ना। प्लस के पहले जो होता है वो एक सिंगल टर्म होता है और एक और जो है
अनदर टर्म होता है, दो ठो टर्म है। इन दोनों में अगर देखेंगे ना 13 दोनों जगह पर प्रेजेंट है, यानी कि 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का तो पता ही होगा। तो 13 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 7 × 11 + 1। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो भी रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर कितना 13 × 78, यानी कि जो भी नंबर निकलेगा उसका दो ठो और हमें क्या मिला है, फैक्टर्स मिला है। और हमें पता है प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ 1 और वो खुद रहता है, इटसेल्फ रहता है, फैक्टर के तौर पर सिर्फ 2 फैक्टर रहते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जबकि यहाँ पर 13 और 78 नामक दो ठो और फैक्टर्स हमें मिल गए, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट है। समझ में आया कि नहीं? दोनों चीज में कॉमन है, मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये भी जो भी रिजल्टेंट नंबर निकलेगा वो नंबर का क्या है, 13 इज ए फैक्टर और 78 इज आल्सो ए फैक्टर, यानी कि 1 और उसके अलावा और भी 2 फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, यानी कि वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। आई होप ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो और एक चीज जो मैं बोला था कि प्रीवियस क्लास में कि अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्लास 9 में इरेशनल नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, और ये क्लास का ये जो पिछले पार्ट में हम लोग पहले में लिखा था कि इरेशनल करके जो बेघर बना दिया था, कुछ एक टर्म्स थे, कुछ टर्म्स थे, जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, इन्हीं लोगों को इरेशनल नंबर क्यों बोला जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है ना? तो ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जो भी टर्म है जिसको हम लोग p/q फॉर्मेट में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग यूजुअली इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना? तो सर आपने बोला है कि p/q फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट पाया जो है उसका वैल्यू तो 22/7 लेते हैं। तो वैसे बता दो बच्चों, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। ठीक है, पहला चीज। और इसका वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे 3.141592 ऐसे करके चलता जाता है। और हम लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जब भी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर डिजिट्स आ रहे हैं उसमें रिपीटेड नंबर आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसीलिए इसको पाए को हम लोग इरेशनल नंबर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? आ गया होगा समझ में? ये नॉन रिपीटिंग भी है, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं ना, कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है, बार बार अगर रिपीट होता है, जैसे कि हम लोग 1.33333 ऐसे होता है, तो इसको हम लोग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी है, इसीलिए ये रैशनल नंबर में जाता है। और जबकि ये केस में क्या होता है, ना रिपीट हो रहे हैं ना खत्म हो रहे हैं ना रिकरिंग हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा पाई को क्यों हम लोग p/q फॉर्मेट में लिखने के बाद भी इरेशनल नंबर में कंसिडर करते हैं। ओके, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है सर, बता दिए पाए का तो पता चल गया, अभी बाकी का क्या, √2 √3, तो इसको हम लोग प्रूव करके दिखा देते हैं ना भाइयों। √2 हमारा जो है एक थ्योरम डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है ना? एक थ्योरम डिस्कशन कर लेते हैं प्रूव करने से पहले, कि थ्योरम है हमारा थ्योरम 1.2। ये कहते हैं इफ ए प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर एक प्राइम नंबर है p, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन इट विल डिवाइड a ऑल्सो।
आया समझ में? नहीं आया ना? सवाल करके देखते हैं, ठीक है। पी एक क्या है? प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर ले लो बच्चों, चलो ले लेते हैं 3 ये प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर ले लिया 3। और एक वैल्यू लेते हैं ए स्क्वायर, जिसको ये डिविजिबल और ये डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग एक ले लेते हैं 36, ठीक है। 36 ये प्रॉपर स्क्वायर और नॉट, और डिविजिबल बाय 3 भी है। 36 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 36 ले लिया हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू। ये 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इफ 3 डिवाइड्स 36 देन इट विल डिवाइड 6 ऑल्सो। बस इतना ही तो है, कितना आसान तो है। अगर 3 के जगह पर कोई भी प्राइम नंबर हो और उसका कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि उसका स्क्वायर रूट से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। सॉरी, स्क्वायर रूट से डिविजिबल होगा नहीं, स्क्वायर रूट को ये डिवाइड करेगा, माय बैड। तो इसको प्रूव भी करने के लिए, वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव में नेसेसरी तो नहीं है, बट इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। हो गया। अगर कोई भी नंबर है, ए हो गया, उसका वैल्यू क्या है? P1 P2 ऐसे करके Pn है, ठीक है ना। इसमें P को भी इंटू कर देते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय P1 P2 P3 ऐसे। एक और बार लिख दे रहा हूं, A इज इक्वल्स टू क्या है? P इंटू P1 इंटू P2 ऐसे करके चलता जाए। वैसे A का वैल्यू अननोन है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ऐसे इंटू, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला है कि अगर P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि P इज ए पार्ट ऑफ ए स्क्वायर, तो इसमें अगर हम लोग P ढूंढेंगे तो P प्रेजेंट है, ठीक है ना। P अगर हम लोग ढूंढेंगे तो P प्रेजेंट है, यानी कि P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि वो P जो है वो डेफिनेटली A में भी प्रेजेंट रहेगा। और जिसको नहीं आया समझ, ये एग्जाम्पल का करके देखते हैं। 36 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 36 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो क्या ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है? यस है। उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, यानी कि 36 का 6 है, 6 का अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, यानी कि ये भी 3 के द्वारा डिविजिबल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर, कोई भी एनी प्राइम नंबर विच डिवाइड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देन दैट नंबर विल ऑल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये 36 का स्क्वायर रूट है 6, तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। बहुत आसान सा है, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसीलिए मैं इसको पहले से बता दिया, ठीक है। तो हम लोग फिर आ जाते हैं अपना इरेशनल नंबर पे, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या कहते हैं? प्रूव, ठीक है। थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहता है? √2 इज इरेशनल, ठीक है। इसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक है, प्रूव करके देखते हैं। याद है क्लास 9 में क्या पढ़े थे? हैं? याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि जिंदा करके फिर से मार दो। नहीं आना समझ? पहले इसको हम लोग उल्टा है बोलेंगे, यानी कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें पहले इनको कंसीडर करना होगा कि √2 जो है वो क्या है? एक रेशनल है। मतलब थोड़ी देर के लिए इसको जिंदा कर देंगे, उसको मरा हुआ साबित करने के लिए उसको हम लोग जिंदा करेंगे, फिर बोलेंगे ये जो जिंदा इंसान है वो जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट्स √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है
तो इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और ए बाई बी जो भी लेना चाहते हो पी बाई क्यू लेते हैं, ठीक है। बुक में ए बाई बी दिया है बट हम लोग पी बाई क्यू लेके जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। √2 रैशनल नंबर है तो √2 इजिकल्स टू पी बाय क्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज ये क्यू को इधर लेके आ सकता है ना, पी इजिकल्स टू क्या है √/, और इसको लिख देते हैं √2q इजिकल्स टू पी। ये भी आ गया समझ में। स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2q स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर, यानी कि ये पता चल रहा है p और 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। सर ये कैसे हुआ, पी स्क्वायर का अगर 2 फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा। अभी भी 1.2 पढ़े हम लोग, थ्योरम 1.2, ठीक है ना। थ्योरम 1.2 क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर p को डिवाइड करता है, 2 इज ए प्राइम नंबर, रिमेंबर 2 इज ए प्राइम नंबर, तो 2 एक प्राइम नंबर p स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो डेफिनेटली p को भी डिवाइड करता होगा। आया समझ में, ठीक है। यानी कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये लेना है कि लेट p एंड q, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन है ही। p और q जो है वो क्या है, को प्राइम्स है। क्या है, को प्राइम्स है। को प्राइम्स मतलब क्या है, p और q जो है उनका ओनली 1 कॉमन फैक्टर रहेगा, दैट इज 1, ठीक है। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। ये हमारा कंडीशन है, हम लोग प्रूव करने के लिए इनको लिए हैं, ठीक है। 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो और हम ये भी जानते हैं, ये जो है और q स्क्वायर जो है, p और q जो है वो एक क्या है, इंटीजर है या फिर कोई कांस्टेंट है कह सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं क्या, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और जस्ट बिकॉज p 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, तो हम लोग p इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 r लिख सकते हैं। तो r इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। आया समझ में, जिसको नहीं आया समझ में फिर से बता दे रहा हूं। अगर 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, देन p का इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू समथिंग हुआ होगा तब तो फैक्टर है ना। अगर हम लोग लिखते हैं 6, जो 2 जो है 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, देन 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग होता है ना 3, तो इसीलिए हम लोग 2 इंटू r ले लिए हैं, r इज एनी इंटीजर, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ p, ये इसमें पुट कर देते हैं, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, ठीक है ना। मैं इधर लिख दे रहा हूं, इम्प्लाइज 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। यहां तक आ गया होगा समझ में सबको, वैल्यू पुट किया हो और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा पेचीदा अगर लग रहा है तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि सेपरेट हो सके कि यहां से यहां पर हम लोग गए हैं। तो यहां से भी अगर देखोगे कुछ इसी तरीके का सीन नहीं है, यहां पर भी है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, यहां पर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। इसी से प्रूव हो जाता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.2 कि 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। इसमें q स्क्वायर का फैक्टर है क्योंकि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ किसका भैया, q स्क्वायर का फैक्टर है तो किसका बनेगा, q का बनेगा। तो ये तो हो गया भाई गड़बड़, क्यों हम लोग लिए हैं p एंड q को को प्राइम, यानी कि उनका बीच में कोई भी और कॉमन फैक्टर है नहीं। लेकिन दोनों स्टेटमेंट को अगर देखेंगे, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, यानी कि 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है। तो हम जो लिए थे यहां पर तो हो गया गलत, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ये जो हम लोग स्टेटमेंट लिए थे शुरू में कि p और q जो को प्राइम्स हैं। लेकिन दोनों केस को अगर हम लोग नोटिस करेंगे कि 2 प्रेजेंट इन बोथ केसेस, यानी कि p और q के दोनों का फैक्टर कहलाता है, यानी कि देयर इज अनदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि हम लोग जो स्टेटमेंट लिए थे वो हो गया कॉन्ट्राडिक्ट।
तो हम लोग जो जिसको जिंदा कराया था ना वो मर गया, यानी कि √2 इज इर्रेशनल। आया समझ में? खुल गया दिमाग, है ना? ओके, ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से √3 का भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, √5 का भी प्रूव कर सकते हैं, √7 का भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मिटा रहा हूं। और एक एक कुछ कुछ चीज इसका केसेस है, ठीक है, वो भी आई थिंक क्लास 9 में पढ़ लिए होंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर में अगर हम लोग ऐड करेंगे, कोई भी एक रेशनल नंबर को ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो इरेशनल कहलाएगा। नहीं आया समझ में ना? अगर मैं अगर बोलूं √2 + 1 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ये कैसे है भाई? हैं? ये कैसे है? प्रूव करके दिखा दो, दिखा दो। चलो दिखा देते हैं भाई। आप लोगों तो बड़ा है ना सर, आप भी खुद करिए, हम क्यों करें, है ना? हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो ठीक है करके दिखा देता हूँ ना। लेट अगेन √2 + 1 हम लोग क्या करेंगे? जिंदा करेंगे, p/q। ठीक है भाई, p/q इम्प्लाइज √2 इज क्या होगा? ये 1 को ले लो इधर, p/q -1 इम्प्लाइज √2 इज क्या है? p - q/q। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सॉर्टेड है जिंदगी में है ना? सब कुछ सॉर्टेड है लाइफ में। तो अभी देखो, जब भी ये p/q इसको हम लोग रेशनल लेते हैं ना, ये रेशनल है, यहाँ रेशनल क्यों कहा जाएगा? ये इंटीजर होगा डेफिनेटली, ये भी इंटीजर होगा। p और q जो है क्या है? वो इंटीजर्स कहलाते हैं ना। तो यानी कि p - q इज ऑल्सो इंटीजर। जिसको नहीं पता है बचपन का याद करो पढ़ाई, है ना? इफ 2 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड और एडेड देन वो उनका जो वैल्यू निकलेगा, सम और जो डिफरेंस निकला वो भी इंटीजर कहलाएगा, है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं इसको ना। तो ये भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है, बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स। इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है? क्या होता है? वो होता है जो होना होता है। इसका इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है? रेशनल होता है ना। लेकिन अभी अभी सर हम लोगों ने प्रूव किया है √2 इज इरेशनल। एक इरेशनल कैसे रेशनल बन सकता है सर, है ना? तो ये √2 तो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही तो हम लोग प्रूव किया ना, थ्योरम नंबर 1.3, √2 इज इरेशनल। तो यहां पर √2 को बोल रहा है रेशनल, यानी कि फिर हो गया कंट्राडिक्ट, जिंदा किए थे, है ना? यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि √2 + 1 इज ऑल्सो इरेशनल। आया समझ में कि नहीं? आया ना? ठीक है सर, आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक करो और देखो, ठीक है? फिर से वीडियो को बैक करो और देखो। ये तो हो गया सर एडेड। सब्ट्रैक्टेड भाई भी सेम तरीके का होगा और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो एक हम लोग प्रोडक्ट का कर देखते हैं, 2 × √3, 2 √3 जिसको कहते हैं, ये क्या रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? कर सकते हैं क्या? फटाफट से कर लो, खुद मेरे करने से पहले कर लो। 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड मतलब वीडियो पॉज कर लो और फिर सॉल्व करो ना, ठीक है? करके देखते हैं, हम लोग प्रूव करके देखते हैं। इज इरेशनल, ये प्रूव करना है, टू प्रूफ। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? सिंपल जिंदा करके देखते हैं। 2 √3 इज इक्वल्स टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q क्या है? इंटीजर हैं। ये मेंशन कर इसलिए दे रहा हूँ ताकि बाद में ये बोलो सर आप बाद में बोले हैं, पहले बोले नहीं थे ना, तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन को और में हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं।
तो मैं बता दे रहा हूँ क्यू का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, √3 को छोड़ो, पी और 2q, जिसको नहीं आया समझ में, ये 2 को उठा लिया मैं इधर, आया ना समझ में, ये 2 को इधर उठा लिया, इधर इंटू आए तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो p/2q, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर बाय इंटीजर क्या है, रेशनल है। लेकिन सर हम लोग प्रूव किए हैं कि √3 इज इरेशनल। √3 तो इरेशनल है ना, जैसे √2 इरेशनल था वैसे √3 भी इरेशनल है। तो फिर से हो गया क्या, कॉन्ट्राडिक्शन। तो दैट मीन्स क्या है, 2√3 इज ऑल्सो इरेशनल। हो गया ना। तो दिस इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और आई होप हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया, वहाँ पर कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो गया, तो वो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर बता सकते हो। अगले वीडियो में पहले वो सवाल को मैं पहले सॉल्व करूँगा, देन आगे बढ़ूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, टाटा।